देखो हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर लिया था। उस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस हम देंगे तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। मेन वही है कि आप क्वेश्चंस कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव करोगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आंसर तो याद है, लिखना क्या है वहाँ लोग गलती करते हैं, वहाँ मार्क्स जाते हैं। और सबसे पहली तो बात तो कभी कभी क्वेश्चन ही नहीं समझ में आते हैं। तो क्वेश्चन को समझने के लिए चैप्टर को बहुत डेप्थ में जाके समझना। तो इसलिए देखो हम जो पढ़ा रहे हैं हम समझा रहे हैं, ठीक है, नोट्स दे देंगे, लेकिन आप सिर्फ नोट्स तक लिमिटेड ना रहना, बुक जरूर रीड किया करो। बुक रीड करने की तो हैबिट बनाओ ही बनाओ, ये चीज समझो। चाहे कुछ भी हो जाए, बुक से तो रिश्ता नहीं खत्म करना है, वही हम हमेशा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो नोट्स देते हैं वो बुक को समराइज करके मेन मेन चीजें दे देते हैं। ठीक है, लेकिन बुक पढ़ा करो, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ा करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। खैर चलो, तो कार्डिनल से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज हम लोग आएंगे ऑर्डिनल अप्रोच की तरफ। कार्डिनल में हम लोग ने पढ़ा था कि कंज्यूमर कैन मेजर यूटिलिटी, दैट वाज अजम्पशन। और कार्डिनल वाज, जो कार्डिनल अप्रोच था वो जो थ्योरी पूरी डेवलप की गई थी वो एल्फ्रेड मार्शल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आए जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। भाई हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच तो पढ़ ही रहे हैं, जो कि वो जे.आर. हिक्स का ही दिया हुआ है, जे.आर. हिक्स। उसके अलावा अगर डिमांड में याद करो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, वो भी जो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कट डेवलप किया है वो जे.आर. हिक्स ने किया है। और वो सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट का यूज़ हम आगे तुम लोग को बताएंगे। वो गिब्सन और इन्फीरियर के बीच का जो एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है वो उसी पे बेस होता है। तब हमने कहा था हम बाद में बताएंगे, इसको हम किसी दिन एक अलग से क्लास करके समझाएंगे। ठीक है, तब तक हम चाहते हैं तुम लोग पहले डिमांड अच्छे से कर लो, सब्स्टिट्यूशन इनकम क्या होता है ये अच्छे से समझ लो। तो खैर जे.आर. हिक्स कौन थे वो हम लोग के मतलब की चीज़ नहीं है, बस ठीक है, एक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो नाम तो पता होना चाहिए ना कि किसने लिखी है। यहाँ पे ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक। तो हिक्स ने क्या बोला कि यार एक कंज्यूमर ये तो नहीं बता सकता है कितना यूटिलिटी, ठीक है, लेकिन वो रैंक दे सकता है, कंपेयर कर सकता है। वो क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है, और कंपैरिजन के बेसिस पे वो रैंक दे सकता है। अब किसको कंपेयर करना? डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम कमोडिटी, या बोल सकते हो सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। हम कमोडिटी की बजाय गुड्स लिख देंगे, कमोडिटी बड़ा हो जाता है, तो हम क्या लिख रहे हैं? गुड्स। तो हिक्स ने क्या बोला कि एक कंज्यूमर जो है वो रैंक दे सकता है। रैंक देने का क्या मतलब है कि उसको अगर आप गुड्स दो, लाइक एक एप्पल दे दो, तो एप्पल के अलग अलग यूनिट थे कि 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम कमोडिटी, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम कमोडिटी में वो रैंक दे सकता है कि किससे उसको कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंपेयर कर सकता है सेटिस्फैक्शन को, अमाउंट नहीं मेजर कर सकता लेकिन कम या ज्यादा तो बता ही सकता है ना, तो वो एक कंपैरिजन कर सकता है। या फिर आपने एप्पल के साथ उसको मैंगो दे दिया, तो एप्पल और मैंगो के कॉम्बिनेशन बना के उसको वो कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल का मतलब ही होता है रैंक। और जब आप बोलते हो ऑर्डिनल यूटिलिटी, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जहां पे कंज्यूमर यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करता है। ऑर्डिनली मेजर करने का मतलब है रैंक देना। ऑर्डिनली मेजर करने का क्या मतलब है? रैंक देना। अब वो रैंक किस बेसिस पे देगा? तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया, बस बोला गया रैंक जो दी जाती है वो स्केल ऑफ प्रेफरेंस पे दी जाती है। कंज्यूमर का अपना प्रेफरेंस होता है
और उसके बेसिस पे, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया। ऑब्वियसली बात है, आप कैसे क्राइटेरिया सेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है ना कि कितना सेटिस्फैक्शन ही हमारा अपना असेसमेंट है, तो आप क्राइटेरिया कैसे सेट कर सकते हो। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी जब आप बोलते हो, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब जहां पे यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर किया जाता है। ऑर्डिनली मेजर करने का मतलब है कंज्यूमर रैंक देता है, और ये रैंक किसके बेसिस पे देता है, ऑन स्केल ऑफ प्रेफरेंस। रैंक इज गिवन बेस्ड ऑन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पे जो भी पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रियलिस्टिक माना जाता है, क्योंकि आप मेजर करने की बात ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि कंज्यूमर जो है कंपेयर कर सकता है डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सेम गुड या सेम क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स को, और कंपेयर करके वो रैंक दे सकता है, कंपेयर करके वो रैंक दे सकता है, ठीक है। अब ये रैंक वो किस बेसिस पे देता है, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, बस ये वर्ड यूज किया जाता है स्केल ऑफ प्रेफरेंस। कैसे रैंक देगा, ऑन स्केल ऑफ प्रेफरेंस, वो क्या प्रेफर करता है उसके बेसिस पे वो रैंक देता है, ये चीज। तो जब हम लोग टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे तो दिमाग में बिल्कुल ये आना चाहिए कि सर ये रैंक कैसे दी क्या जा रही, क्राइटेरिया क्या है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्केल ऑफ प्रेफरेंस हमारी मर्जी होती है। हाँ, हम लोग क्योंकि एक पैटर्न लेते हैं, डेटा है तो एक पैटर्न लेके चलेंगे, वो पैटर्न हम तुम लोगों को समझा देंगे, आपको ये पैटर्न लेना है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, तो इसको 1 और 2 के केस में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे 2 ही कमोडिटी लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 कमोडिटीज ले ली, फूड एंड क्लोथिंग कह लो, एप्पल और मैंगो कह लो, आपकी मर्जी है। तो हम एक काम करते हैं, हम वो एग्जाम्पल लेते हैं जो तुम्हारी बुक में दिया हो, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए याद करना, जैसे तुमने अभी समझा है, तो बुक से जब तुम रीड करो तो रिलेट कर सको, ठीक है। एक बार टॉपिक समझ जाओ, आप अपने हिसाब से कुछ भी एग्जाम्पल दे लो। मेरा भी पर्पस कि आपको चीजें समझाना, आपके लिए चीजें आसान रखना, तो हम वही कोशिश करेंगे कि हम वही एग्जाम्पल दें, हम वही वर्ड्स यूज करें जो बुक से रेलेवेंट हो, ताकि जब तुम यहां सुन के तुमने एक बार समझा, तो बुक में जब वो चीज रीड करो तो रिलेट कर सको, वो चीज रिपीट हो सके। चल भाई, अब हम लोग यहां पे 2 गुड्स लेके चल रहे हैं। एक गुड्स हमने ले लिया फूड, एक हमने ले लिया क्लोथिंग। भाई आप नाम यहां कुछ भी लिख दो, गुड ए, गुड बी, गुड एक्स, गुड वाई, मैंगो, एप्पल, कुछ भी लिख दो। हम इसलिए ये लिख रहे हैं क्योंकि बुक में भी यही है, तो तुम्हारे लिए समझना आसान हो, तुम्हारे लिए रिलेट करना आसान हो। कभी बुक से कभी रिश्ता मत तोड़ना, बनाए रखना, बहुत काम आती है। क्योंकि जो बच्चा देखो 100 में 100 लाया है, एक चीज हमेशा याद रखना, वो कहेगा कि सर हमने सारे नोट्स भी पढ़े, ठीक है, हमने सब कुछ किया, लेकिन हम बुक से भी पढ़ते थे। याद रखो ये चीज है, ठीक है। तो फूड और क्लोथिंग, अब कंज्यूमर को बोला गया कि भैया आप अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस के बेसिस पे कुछ कॉम्बिनेशंस बनाइए, कॉम्बिनेशंस बनाइए जिन्हें हम लोग बोलते हैं बंडल्स। तो उसने कहा भाई हम देखो ऐसा है, 10 यूनिट ऑफ क्लोथिंग और 1 यूनिट ऑफ फूड, एक कॉम्बिनेशन ए बना दिया। हमने कहा ठीक है, हमने कोई दिक्कत नहीं, ये आपने एक कॉम्बिनेशन बना दिया, पर क्या कुछ और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? मैंने कहा यस, और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हमने वो भी बनाओ, लेकिन हमने कंडीशन रख दी कि अब आपको ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन से एक सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। हम लोग तो यूटिलिटी मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मान के चले एक पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन का एक लेवल होगा। अगला जो आपका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए उस कॉम्बिनेशन की खास बात क्या हो कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल और इसका सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होना चाहिए, दोनों के सेटिस्फैक्शन लेवल में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा 2,7। क्या अगर हम फूड को बढ़ाना चाहें तो दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे बना, फूड को बढ़ाना चाहें तो क्लोथिंग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसी तरह हमने कहा एक और कॉम्बिनेशन बना दो भाई, तो उसने एक और कॉम्बिनेशन बना दिया 3,5। हमने कहा एक और कॉम्बिनेशन बना दो, उसने एक और कॉम्बिनेशन बना दिया 4,4। उसने 4 कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक। ये चारों कॉम्बिनेशन जो ये बंडल्स कहलाते हैं, बंडल्स।
अब इन चारों कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि ईच कॉम्बिनेशन गिव्स सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। उसने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाए कि हर कॉम्बिनेशन का सैटिस्फैक्शन लेवल सेम है, मतलब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये जो चार कॉम्बिनेशन बनाए, इन चारों कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि इन सब का सैटिस्फैक्शन लेवल सेम होता है। अब सैटिस्फैक्शन लेवल सेम रखने के लिए आपको जब ये कॉम्बिनेशन बनाओगे एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सैटिस्फैक्शन लेवल सेम रखने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या होगा? इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन, कंज्यूमर क्या करेगा? टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन गुड, he must या she must decrease consumption of another good। ये कंडीशन बन जाती है टू मेंटेन सेम सैटिस्फैक्शन लेवल। यहां पे क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जो है मेजर तो नहीं कर सकता लेकिन रैंक दे सकता है, कंपेयर कर सकता है। तो हमने कंज्यूमर को दो गुड्स दिए, फूड और क्लोथिंग। हमने कहा इनके कॉम्बिनेशन बनाओ। उसने पहला कॉम्बिनेशन बना दिया 10 क्लोथिंग और 1 यूनिट फूड का। हमने कहा और कॉम्बिनेशन बनाओ, तो उसने 4 कॉम्बिनेशन बना के रख दिए। ठीक है, अब ये चारों कॉम्बिनेशन को बनाने में उसने एक पैटर्न फॉलो, बल्कि 2 पैटर्न फॉलो किए, लेकिन फिलहाल एक पैटर्न की बात करते हैं। उसने एक पैटर्न क्या फॉलो किया कि फूड को बढ़ाने के लिए वो क्लोथिंग को कम कर रहा है। ये पहला पैटर्न है, ठीक है, कि फूड को बढ़ाने के लिए क्लोथिंग को कम कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि जो भी कॉम्बिनेशन बने ए बी सी डी, इन सब का सैटिस्फैक्शन जो है, सैटिस्फैक्शन का लेवल सेम होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर को अगर बोला जाए कि ए बी सी डी में से आप बताओ किस पे आपको सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर बोलेगा नहीं, हमारे लिए चारों पे सैटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तो हम पूछेंगे क्यों सैटिस्फैक्शन लेवल सेम है, तो कंज्यूमर बताएगा कि हमने चारों कॉम्बिनेशन को बनाने में एक पैटर्न फॉलो किया। क्या पैटर्न फॉलो किया है कि जब हम फूड को बढ़ा रहे थे तो हम साथ साथ क्लोथिंग को कम भी कर रहे थे। तो टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन गुड, कंज्यूमर मस्ट डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। तो एक गुड को एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए उसको दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। जब वो ये पैटर्न फॉलो करेगा तो उसका जो कॉम्बिनेशन आएगा, उन सारे कॉम्बिनेशन का सैटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखो ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी नहीं था, वो दोनों को बढ़ा सकता था, वो इसको सेम रख के इसको बढ़ा सकता था, बट उन दोनों केस में क्या होता? सैटिस्फैक्शन चेंज हो जाता। जैसे कि उसने किया फूड और क्लोथिंग में 1 से 10 2 कॉम्बिनेशन बनाए। वो ये भी कर सकता था 110 210, उसमें भी दिक्कत नहीं थी, वो ये भी कर सकता था इसको सी और डी ले लें। और उसके पास एक और ऑप्शन था EF 110 212। बट अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो एक चीज समझना, यहां पे उसने क्या फॉलो किया है? फूड को बढ़ाने के लिए क्लोथिंग को कम किया है। तो यहां पे ए और बी का सैटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा। एक को बढ़ाने के लिए अगर दूसरे को कम कर रहे हो तो दोनों कॉम्बिनेशन का सैटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। बट यहां पे अगर आप देखो
तो उसने फूड को बढ़ाया है लेकिन क्लोथिंग सेम रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि डी का सेटिस्फैक्शन लेवल सी से बढ़ जाएगा। या यहां पे अगर आप देखो उसने फूड को भी बढ़ाया और क्लोथिंग को भी बढ़ाया है, तो एफ का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ई से बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर हम इन दोनों केस में देखें, ये जो नया कॉम्बिनेशन बना है, जैसे अगर यहां पे देखो सी और डी में कंपेयर करो तो ये तो सेम है और ये ज्यादा हो गया है, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन डी हैव मोर ऑफ वन गुड एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन सी। और यहां पे देखो दोनों ज्यादा हो गया है, तो हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन एफ हैव मोर ऑफ बोथ गुड्स। तो अगर जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है उस न्यू कॉम्बिनेशन में मोर ऑफ वन गुड और बोथ गुड, वो जो न्यू कॉम्बिनेशन बन रहा है अगर उसमें मोर ऑफ वन गुड और बोथ गुड्स है, तो उस केस में क्या होगा? द सेटिस्फैक्शन लेवल विल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज होगा ये अभी आगे समझेंगे, बहुत डिटेल में चीज समझेंगे। बट तुम फिलहाल ये याद रखो कि कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या फॉलो करना है कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। जब आप ये फॉलो करोगे तो इन दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो जाएगा। यहां पे बिना कम किए अगर आपने बढ़ा दिया तो सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया, क्योंकि एक गुड तो सेम है, दूसरे की क्वांटिटी बढ़ गई, तो हम कहते हैं मोर ऑफ वन गुड हो गया। यहां दोनों को बढ़ा दिया तो मोर ऑफ बोथ गुड्स हो गया। तो मोर ऑफ वन गुड या मोर ऑफ बोथ गुड्स में सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा, इसलिए डी का सेटिस्फैक्शन लेवल सी से ज्यादा था, यहां एफ का सेटिस्फैक्शन लेवल ई से ज्यादा था। तो हम लोग कभी भी ये बंडल्स बनाएंगे ना, ये चीज क्लियर है? हाँ भाई मायरा जैनब तुम लोग को भी क्लियर है? तो कभी भी हम लोग ये कॉम्बिनेशंस या बंडल्स बनाएंगे हमेशा ये पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है? तो कंज्यूमर को हमने जो है दो गुड्स दिए थे, उनका कॉम्बिनेशन बनाने को दिया, कंज्यूमर ने ये हमको कॉम्बिनेशन बना के दिया। इन कॉम्बिनेशंस को कहते हैं बंडल्स। और इन कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि ईच कॉम्बिनेशन गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये तो लिख ही चुके हैं, दोबारा क्यों लिख रहे हैं? ईच कॉम्बिनेशन गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये चीज, ठीक है? आ रही बात समझ में? अब इन्हीं कॉम्बिनेशन को जब हम एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व। इसे आप क्या बोल सकते हो? इंडिफरेंस शेड्यूल, क्योंकि टेबल के फॉर्म में है। और इन्हीं कॉम्बिनेशन को जब आप ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे तो वो कहलाएगा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस क्यों बोला जा रहा है? ये जो वर्ड यूज किया है हमने यहां पे, इनडिफरेंस क्यों बोला जाता है? इनडिफरेंस का क्या मतलब बनता है, बता सकते हो? हाँ भाई तुम लोग बता सकते हो इनडिफरेंस वर्ड का मतलब? इकोनॉमिक्स में मत ढूंढो बुक में, नॉर्मल बताओ इनडिफरेंस का मतलब क्या बन सकता है? नॉट डिफरेंट, बिल्कुल सही। इनडिफरेंस जहां आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, जहां आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो वहां पे वर्ड यूज किया जा रहा है इनडिफरेंस। तो इन कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है? यू कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग दीज कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि आप सेटिस्फैक्शन, क्योंकि पूरा चैप्टर सेटिस्फैक्शन पे बेस्ड है ना, हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग दीज कॉम्बिनेशन। तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंस, क्या वर्ड यूज करेंगे? कंज्यूमर इज इनडिफरेंस। वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, समझे? वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बने हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करके बने हैं और सारे कॉम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। तो इसीलिए उसको इनडिफरेंस वर्ड यूज किया गया। अब इनडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है कि आप उन्हीं जब कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो, देखो जरा
वैसे तो डेटा के साथ हमें ग्राफ नहीं बनाना चाहिए, क्लोथिंग, फूड, एक्स, डेटा के साथ हमें ग्राफ नहीं बनाना चाहिए, बट हम यहां पे डेटा के साथ ग्राफ बना रहे हैं, उसका एक पर्पस है। डायरेक्ट तो हम लोग को शेप पे ही फोकस करना है। 3 4 5 6 7, थोड़ा नीचे कर दें इसको, थोड़ा सा और जाएगा ये। 8 9 10, ये वाई एक्सिस। तो हमारा जो डेटा था वो क्या था, वो ये था, फूड 1 क्लोथिंग 10। तो यहां पे ये 1 2 3 फूड 1 और क्लोथिंग 10, ये यहां कहीं पे जाके पॉइंट मिलेगा। उसके बाद क्या था, फूड 2 क्लोथिंग 7, तो फूड 2 और क्लोथिंग 7 यहां कहीं पे मिला। फिर क्या था, 3,5, तो 3,5 यहां कहीं पे मिला, और फिर 4,4। जब इन पॉइंट्स को तुम कनेक्ट करोगे, इसे कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व। शेप आपका ऐसे कुछ आएगा। तो हम लोग को ऐसे डेटा के साथ प्लॉट नहीं करना है, एक बार बस बना के प्रैक्टिस कर लो कि सही शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आप नंबर जब सही से लिखोगे तो शेप आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो लाइन तो खींच नहीं रहे, अंदाजे पे लिख रहे हैं, फिर भी ऑलमोस्ट सही है। आईएससी में डेटा के साथ ग्राफ बनाने को जल्दी नहीं बोलता है, खासकर ये सब ग्राफ है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, शेप पे करना है। ठीक है, तो शेप पे फोकस अगर करना है तो देखो आप कैसे बनाओगे, आपको नंबर लिखना ही नहीं है। चलो हमने नंबर लिख दिया है, आप नंबर लिखोगे ही नहीं, आप बस शेप पे ध्यान दोगे। ये आपका बन गया आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडिफरेंस कर्व। आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। आईसी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ कर्व विच शोज various combinations of two goods. तो टू गुड्स तो वही फूड और क्लोथिंग, such that each combination give same level of satisfaction. सिंपल। अब यहां पे एक चीज समझो कि इनडिफरेंस कर्व पे आप कोई भी पॉइंट मार्क करोगे, उसकी खास बात क्या है कि ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन अ गिवन आईसी हैव सिमिलर सेटिस्फैक्शन, सेम सेटिस्फैक्शन। एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सबका सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसलिए बोलते ना इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट है तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते हो, सेटिस्फैक्शन लेवल पे सब क्या है, बराबर है। अब बस ये कर सकते हो कि हमें मोर फूड चाहिए कि मोर क्लोथिंग चाहिए। मोर क्लोथिंग चाहिए तो फूड कम कर दो, मोर फूड चाहिए तो क्लोथिंग कम कर दो। तो मोर फूड के लिए आप यहां कहीं पे आओगे, और मोर क्लोथिंग के लिए आप ऊपर कहीं पे चले जाओगे, और बराबर से रखना तो कहीं बीच में कहीं पे होगे, बस यही है। तो एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सबका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। ये याद रखना। इतना क्लियर है? हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आईसी का एक दूसरा नाम भी है। आईसी यानी कि इनडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी
कर्व भी कहते हैं। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था, व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो नोन एज आइसोयूटिलिटी कर्व। तो इसका आंसर जो है ना, इस वर्ड की मीनिंग में छुपा है। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेम। अब बताओ तुम समझ गए क्यों? सेम यूटिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व क्यों कहते हैं? आइसो मींस होता है सेम, और इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं सबकी यूटिलिटी क्या होती है? सेम होती है। तो एक इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी को शो करता है, इसीलिए उसको आइसो यूटिलिटी बोलते हैं। रिलेट कर पाए? हाँ भाई, तुम लोग रिलेट कर पाई क्यों आइसो यूटिलिटी बोलते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम यूटिलिटी कर्व। तो एक आईसी पे जितने भी कॉम्बिनेशन है सबका यूटिलिटी क्या है? सेम है, तो इसलिए सेम यूटिलिटी कर्व बोलते हैं। तो सेम की जगह वर्ड क्या यूज होता है? आइसो यूटिलिटी कर्व। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया आईसी इंडिफरेंस कर्व। एक होता है इंडिफरेंस मैप। एक क्या होता है? इंडिफरेंस मैप। ऐसे, ये IC1, ये IC2, ये IC3, ये जो अभी हमने बना दिया इसको बोलेंगे हम लोग इंडिफरेंस मैप। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इट इज सेट ऑफ वेरियस आईसीज। एक साथ जब आप कई आईसीज बनाते हो तो वो कहलाती है इंडिफरेंस मैप। कोई प्रॉब्लम है इसमें? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आए तो बोल देना। आ रहा है ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो बता दो। अच्छा, तो इंडिफरेंस कर्व हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया, कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो समझ लिया। अब आते हैं जरा वापस से अपने डेटा पे। हाँ, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जब एक साथ अब ऐसे 3-4 इंडिफरेंस बना देते हो, इंडिफरेंस कर्व बना देते हो तो वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है। जैसे आपने जो है ऐसे दिखाया तो इंडिफरेंस कर्व हो गया। ऐसे दिखा दिया तो क्या हो गया? इंडिफरेंस मैप हो गया। हाँ, नहीं नहीं, ये अलग आईसी है, ये अलग आईसी, ये अलग आईसी है। भाई आपने 3-4 एक साथ आईसी प्लॉट कर दिए, सबके अपने अलग अलग पॉइंट होंगे, भी देखेंगे आगे। ठीक है भाई, ये सबके अलग अलग, यहां पर देखो ये IC1 के कॉम्बिनेशन होगा ABCD, हो सकता है IC2 पे हो EFG, इस पे हो HI। अभी इनके डिटेल जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना आईसी की तो उसमें इनकी डिटेल करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैप क्या है? एक साथ कई आईसीज हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे कि करके प्रॉपर्टीज समझेंगे, तो प्रॉपर्टीज समझेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो DEFG, तो हमने क्या बोला है? एक आईसी पे जितने कॉम्बिनेशन है सबका सेटिस्फैक्शन सेम है, मतलब ABCD का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम होगा। EFG का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सारे किस पे लाई कर रहे हैं? IC2 पे। H और I का सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि किस पे लाई कर रहे हैं? IC3 पे। लेकिन अगर हम ऐसे कंपेयर करें तो ये चीज अभी आते हैं जब हम लोग प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज पे आएंगे, उससे पहले एक टॉपिक और समझते हैं। जैसे अभी हमने जो डेटा लिया था तो हमने कहा था कि डेटा में 2 पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। डेटा में कितने पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? 2 पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पहला पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं कि एक को बढ़ाओ और दूसरे को कम करो। ये एक पैटर्न हो गया, एक को बढ़ाओ दूसरे को कम करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता सकते हो? सो दैट सेटिस्फैक्शन लेवल मस्ट रिमेन सेम। इसको बढ़ा रहे हैं, इसको कम इसलिए कर रहे हैं ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहे? सेम है। सिंपल सा आंसर है। यही चीज तो अभी हमने बताई थी आगे। ये चीज समझाई थी कि एक को बढ़ाने के लिए दूसरे कम करोगे तभी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा, वरना सेटिस्फैक्शन लेवल कभी सेम नहीं रहेगा। तो हम लोग को तो सेम सेटिस्फैक्शन लेवल लेके चलना है ना। हाँ भाई, हम लोग को सेम सेटिस्फैक्शन लेवल लेके चलना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल
सेम रहे। अब दूसरा पैटर्न क्या आता है, इसको तो आप 1 1 करके बढ़ा रहे हो, लेकिन इसको जो सैक्रिफाइस कर रहे हो रैंडमली नहीं करोगे। पहले आपने कितना सैक्रिफाइस किया, हाँ भाई पहले कितना सैक्रिफाइस किया 3, फिर कितना सैक्रिफाइस किया 2, फिर कितना सैक्रिफाइस किया 1। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, कंज्यूमर is willing to sacrifice lesser and lesser unit of other good। पहले वो ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा, उसके बाद वो कम करेगा, उसके बाद वो कम करेगा। कंज्यूमर, जैसे हमने कहा ना, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना है, तो पहले वो सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा। क्यों? उसका लॉजिक सीधे हम पिछले टॉपिक से अगर रिलेट करें कि जब किसी चीज की यूनिट ज्यादा होती है हमारे पास, ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, हमारे लिए कम हो जाती है। पढ़ा है ना ये, यूनिट बढ़ाने से यूटिलिटी कम होती है। कार्डिनल अप्रोच में पढ़ गया है ना, एमयू वाला चैप्टर अभी जो पढ़ रहे थे, एमयू वाला टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी, रीड किया करो घर जाके। ये हम लोग ने पहले पढ़ा है कि किसी भी यूनिट कमोडिटी का जब यूनिट ज्यादा होता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है, यूनिट ज्यादा होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है। ठीक है, तो जिसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा उस गुड्स के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो भी लो होगा। कोई चीज आपके पास बहुत है तो अब आपको उसकी नीड भी कम होगी ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत है। तो उसके लिए जो डिजायर आप रखते हो कि हमारे पास कितना होना चाहिए वो बहुत कम है। कहने का मतलब आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और जो चीज आपके पास बहुत कम है उसके आपका डिजायर आपके मन में उसके लिए ज्यादा होगा, आप उसको ज्यादा चाहोगे। ये होता है कि हमारे पास जो चीज होती है हम उसके बारे में ना सोच के जो नहीं होती उसके बारे में सोचते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके पास जो है आप उस पर ना फोकस करके उस चीज पे फोकस करते हो जो नहीं है। तो सेम यहां पे वही लॉजिक लग रहा है कि आपके पास क्लोथिंग का 10 यूनिट है और फूड का सिर्फ 1 यूनिट है, तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्लोथिंग के लिए लो है और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फूड के लिए ज्यादा है। तो अगर आप कोई कहे, आपसे कोई कहे कि यार तुम्हें 1 से 2 यूनिट फूड चाहिए, आप कहोगे हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर इसके लिए बहुत ज्यादा है। तो वो कहे आपको क्लोथिंग सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, तुमने कहा हम कर देंगे, तो तुम ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे एक फूड के लिए, क्योंकि जिस चीज की आप चाहत ज्यादा रखते हो उसके लिए आप बाकी की चीज को ज्यादा ज्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाओगे। तो आप क्लोथिंग की चाहत कम रखते हो, आपका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर लो है, और फूड का इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हाई है। ठीक है, तो ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पे, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, जो कि मार्जिनल यूटिलिटी के साथ बढ़ता घटता रहता है। यूनिट बढ़ाओगे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर भी कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब बहुत ज्यादा हो गया। यूनिट कम होगी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर भी बढ़ जाएगा। तो इसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या है, इस समय लो है, और इसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या है, हाई है। ये चीज समझो, आप किसी भी चीज का यूनिट जो है जब आप इंक्रीज करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉल करेगा। और किसी चीज का भी यूनिट अगर आप डिक्रीज करोगे तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर राइज करेगा। एक तो ये याद रखना, जिसकी क्वांटिटी लो
और हाई। जिसकी क्वांटिटी लो होगी उसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हाई होगा, और जिसका क्वांटिटी हाई होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर लो होगा। तो एज अ कंज्यूमर आप किसको सैक्रिफाइस करोगे, इसको या इसको? किसको ज्यादा सैक्रिफाइस करोगे? जिसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर लो होगा ना, उसको आप सैक्रिफाइस मोर करोगे, और जिसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर हाई होगा उसको आप सैक्रिफाइस लेस करोगे। इसकी ज्यादा क्वांटिटी आप गिव अप करने को तैयार होगे, बट यहां पे आप ज्यादा क्वांटिटी गिव अप करने के लिए तैयार नहीं होगे। ये चीज एक बार देखो, इसी को वहां पे अप्लाई करना है कि जिसका हाई है उसको आप ज्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, जिसका लो है उसको आप कम सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऐसे चेंज होता है। तो अब यहां पे आ जाए, क्लोथिंग का क्वांटिटी हाई है तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर लो है, तो आप इसको 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर देते हो। लेकिन अब धीरे धीरे देखो, आप क्लोथिंग की क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। जब आपने 3 सैक्रिफाइस किया तो क्लोथिंग कितना बचा, 7। तो यहां पे अब ये वाला लगाओ कि अगर यूनिट डिक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जब इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ने लगेगा तो आप पहले से कम सैक्रिफाइस करोगे। तो वही चीज यहां पे अप्लाई हो रहा है। ये पहले सबसे ज्यादा उसने इसलिए सैक्रिफाइस किया क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर लो था, आपने 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन जैसे ही आपने 3 यूनिट सैक्रिफाइस किया, क्वांटिटी कम हुई, तो जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ने लगेगा। तो आप पहले से कम सैक्रिफाइस करोगे, तो अगली बार आपने सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइस किया, उसके बाद आपने सिर्फ 1 ही सैक्रिफाइस किया। तो स्टार्टिंग में आप ज्यादा सैक्रिफाइस करने को रेडी हो, बाद में आप ये कम करते चले जाते हो। तो इन ऑर्डर टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर यूनिट ऑफ क्लोथिंग। क्यों? क्योंकि एज कंज्यूमर इज सैक्रिफाइसिंग क्लोथिंग, द यूनिट ऑफ क्लोथिंग इज फॉलिंग। एज अ रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर क्लोथिंग इज इंक्रीजिंग, दस कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर एंड लेसर यूनिट। सिंपल सा आंसर है। हाँ भाई, क्या आंसर है? आंसर क्या है कि एज कंज्यूमर is sacrificing clothing, the intensity of desire for clothing increases, thus he or she is willing to sacrifice lesser and lesser unit of clothing। ये क्योंकि ये बढ़ भी तो रहा है ना, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम भी होता जा रहा है, तो अब आप इसके लिए इसको कम सैक्रिफाइस करोगे। तो ये याद रखना, ठीक है। और ये जो सैक्रिफाइस करते हैं ना, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है। क्या वर्ड है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेट at which consumer is willing to sacrifice one good for every additional unit of other good। ये जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना, यही एमआरएस कहलाता है। तो एमआरएस को देखो मेजर कैसे करते हैं, एमआरएस इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
जहां पे डेल्टा वाई का मतलब क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो अगर आप ये वाले डेटा को देखो, इसको हम फिर से लिख देना डेटा को यहां पे, कि फूड था हमारा 1 2 3 4, क्लोथिंग था हमारा 10 7 5 4। एमआरएस आपको अगर फाइंड करना है तो ये आपका वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, जिसको डिक्रीज करते हो उसको किस पे शो करोगे, वाई एक्सिस पे, जिसको इंक्रीज करोगे उसको किसको शो करोगे, एक्स एक्सिस पे। इवन ग्राफ में भी अगर आप देखो तो ग्राफ में हम लोगों ने ऐसे ही बनाया था, फूड इसको इंक्रीज कर रहे थे तो एक्स एक्सिस, क्लोथिंग को डिक्रीज कर रहे थे वाई एक्सिस। तो पहले यूनिट पे तो कुछ नहीं होगा, फिर यहां देखो डेल्टा वाई 3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, यानी कि चेंज इन क्लोथिंग अपॉन चेंज इन फूड। तो चेंज इन क्लोथिंग 3, चेंज इन फूड 1, आंसर क्या आ गया 3। फिर देखो 2 और 1, आंसर क्या आ गया 2। फिर 1 और 1, आंसर क्या आ गया 1। तो एमआरएस की वैल्यू क्या आ गई 3 2 1। एमआरएस के बारे में हमने क्या देखा, एमआरएस ऑलवेज फॉल्स, एमआरएस हमेशा फॉल करेगा। क्यों, क्योंकि यहां हम लोग ने पढ़ा कि कंज्यूमर हमेशा कम से कम सैक्रिफाइस करेगा। तो जब वो पहले से कम सैक्रिफाइस करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली जो एमआरएस है वो हमेशा क्या करेगा, फॉल करेगा। एमआरएस हमेशा क्या करेगा, फॉल करेगा। ये एमआरएस के बारे में याद रखना कि एक क्लोथिंग के लिए वो कितना फूड को सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका जो रेशियो बनता है वही आपका एमआरएस होता है। समझे कि नहीं समझे, क्या चीज, 1 नहीं 3:1। जो सैक्रिफाइस कर रहे हो ऊपर रहेगा और जो गेन कर रहे हो वो नीचे रहेगा। तो 3/1 3 2 1। तो एमआरएस ऑलवेज फॉल्स, ये ऑलवेज डिक्रीजेस। अच्छा, एक चीज और, अगर ये फॉर्मूला तुम लोग को याद हो तो हमने बताया था ये फॉर्मूला जो होता है वो हमेशा स्लोप का होता है। इसका मतलब ये जो एमआरएस है ये स्लोप ऑफ आईसी है। ये क्या है, स्लोप ऑफ आईसी। भाई किसी भी ग्राफ का आपको स्लोप फाइंड करना होता है ना, जैसे ग्राफ बनाया आपने, तो किसी भी ग्राफ का जैसे आपको स्लोप फाइंड करना होता है ऐसे बनता है। तो ऐसे देख आप कर सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ये होता है, चेंज इन वाई चेंज इन एक्स। ये हम बहुत पहले बता चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये स्लोप का होता है और यही एमआरएस का फॉर्मूला है। इसका मतलब एमआरएस ही आईसी का क्या है, स्लोप है। एमआरएस आईसी का क्या है, स्लोप है। और ये स्लोप के बारे में हमने क्या देखा कि स्लोप फॉल कर रहा है, मतलब आईसी का जो स्लोप है वो हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक काम करो, हम यहां पे ब्रेक लगाते हैं, एक बार जरा इतना जितना पढ़ाया एक बार रीड करो और कोई डाउट हो तो पूछो, वरना ज्यादा हो जाएगा समझ में कुछ नहीं आएगा। पूरा बुक उठाओ, बुक सबके पास है ना अभी।